नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे राज्य की जो जितना खूबसूरत है ना उतना ही जरूरी भी है। हम बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की। देखिए, ये सिर्फ पहाड़ों और घने जंगलों की जमीन नहीं है, ये भारत का एक बहुत ही अहम सीमांत है। इसे उगते सूरज की भूमि भी कहते हैं, लैंड ऑफ द राइजिंग सन। और क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, तो जाहिर है देश में सूरज की पहली किरणें यही पड़ती हैं। कितना पोएटिक, कितना काव्यात्मक नाम है ना। लेकिन इसकी जो असली पहचान है ना, वो इस खूबसूरत नाम से कहीं ज्यादा गहरी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या है जो इसे भारत के सबसे अहम, सबसे वाइटल फ्रंटियर्स में से एक बनाता है। चलिए इसी सवाल का जवाब आज हम साथ मिलकर ढूंढते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी भू राजनीतिक यानी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की। यही वो चीज़ है जो इसे भारत का एक बेहद महत्वपूर्ण और रणनीतिक सीमांत बनाती है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश की एक सबसे बड़ी खासियत क्या है? इसकी सीमाएं एक या दो नहीं बल्कि तीन तीन देशों से मिलती हैं। पश्चिम में भूटान, उत्तर और उत्तर पूर्व में चीन और पूर्व में म्यांमार। अब जरा सोचिए, ये जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, ये इसे सिर्फ एक बफर जोन नहीं बनाती, बल्कि भारत की विदेश नीति और रक्षा के लिहाज से ये एक बेहद बेहद महत्वपूर्ण इलाका बन जाता है। और इन सीमाओं पर कंट्रोल रखने में मदद कौन करता है? ये अहम पहाड़ी दर्रे, द माउंटेन पासेस, जैसे सेला दर्रा, जो डिफेंस लॉजिस्टिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर है बॉमडिला दर्रा, जो असम के मैदानों से तवांग का गेटवे है। और दीफू दर्रा, जो भारत, चीन और म्यांमार के ट्राई जंक्शन पर है। तो ये सिर्फ पहाड़ों के बीच के रास्ते नहीं हैं, ये तो मिलिट्री मूवमेंट और ट्रेड के लिए स्ट्रैटेजिक आर्टरीज हैं, मतलब रणनीतिक धमनियां। अच्छा, तो ये तो हुई स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात। अब जरा इस पहलू से हटकर इसकी सीमाओं के अंदर झांकते हैं, यहाँ के लोगों और उनकी संस्कृति को देखते हैं। ये सच में संस्कृतियों का एक अद्भुत मोज़ेक है। आप अंदाजा लगाइए, यहाँ 26 से भी ज्यादा मेजर ट्राइब्स और 100 से ज्यादा सब ट्राइब्स बसती हैं। हर किसी की अपनी जुबान, अपनी रीति रिवाज, अपनी परंपराएं। ये तो जैसे स्वदेशी संस्कृतियों का एक जीता जागता म्यूजियम हो। यहाँ की कल्चरल हेरिटेज में एक बड़ी दिलचस्प बात है। देखिए, भारत के दूसरे हिस्सों की तरह यहाँ आपको क्लासिकल डांस फॉर्म्स नहीं मिलेंगे, लेकिन उसकी जगह क्या है? यहाँ है मोनपा जनजाति के एजी लहामू जैसे एकदम यूनिक मास्क डांस। ये वो कलाएं हैं जो सीधे समुदाय की पहचान से जुड़ी हैं, और यही चीज़ राज्य को एक अलग ही कल्चरल आइडेंटिटी देती है। और इस जिंदा दिल विरासत के उदाहरण तो भरे पड़े हैं। तवांग मठ को ही ले लीजिए, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ, या फिर जीरो वैली, जो अपने सस्टेनेबल फार्मिंग के तरीकों के लिए यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में है। और सोलोंग और लोसर जैसे रंग बिरंगे त्योहार तो हैं ही। तो समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट्स नहीं है, ये इस राज्य की आत्मा है, उसकी जान है। चलिए अब आते हैं इस कहानी के शायद सबसे एक्साइटिंग हिस्से पे। वो है अरुणाचल प्रदेश की अनपैरेलल्ड इकोलॉजिकल वैल्यू। मतलब ये एक ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 79.63%। मतलब स्टेट का लगभग 80% एरिया जंगलों से ढका है। 80%! ये तो पूरे देश के लिए एक ग्रीन लंग यानी हरे फेफड़े की तरह है। और ये कोई मामूली जंगल नहीं है, ये जंगल ईस्टर्न हिमालयन हॉटस्पॉट का दिल है। ये एक ऐसा इलाका है जहां प्लांट्स और एनिमल्स की ऐसी ऐसी स्पीशीज मिलती हैं जो जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं है, नोवेयर एल्स ऑन अर्थ। इसकी डाइवर्सिटी देखनी हो तो बस इसके 2 मेजर नेशनल पार्क्स को देख लीजिए। एक तरफ है नामदफा, जो अपने वास्ट एल्टीट्यूडनल रेंज के लिए जाना जाता है। मतलब यहाँ बहुत कम ऊंचाई से लेकर बहुत ज्यादा ऊंचाई तक के जंगल हैं। और दूसरी तरफ है मॉलिंग नेशनल पार्क, जो अपने ऊबड़ खाबड़ रगड टेरेन के लिए मशहूर है और दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। नामदफा की एक और बात तो एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल है। ये दुनिया का इकलौता, जी हाँ, एकमात्र प्रोटेक्टेड एरिया है जहां बड़ी बिल्लियों की 4 प्रजातियां एक साथ रहती हैं। टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड और क्लाउडेड लेपर्ड एक ही जगह पर। सोचिए ये कितना असाधारण। और बात यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ पर नामदफा उड़न गिलहरी जैसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड जीव हैं, होलॉक गिबन हैं, जो भारत की इकलौती एप स्पीशीज है, और मिश्मी ताकिन जैसे रेयर जानवर भी यहीं मिलते हैं।
सच में ये राज्य दुर्लभ वन्य जीवों के लिए एक सैंचुरी, एक अभयारण्य है। तो हमने प्रकृति की बात की, संस्कृति की बात की। अब देखते हैं कि ये प्राकृतिक खजाना भारत के फ्यूचर को पावर कैसे दे सकता है। चलिए अब फोकस करते हैं राज्य की उभरती इकोनॉमिक पोटेंशियल पर। अगर स्टेट की इकोनॉमी पर एक नज़र डालें तो जीएसडीपी में सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन है करीब 40%, एग्रीकल्चर का 35% और इंडस्ट्री का 25%। तो ये आंकड़े साफ साफ बताते हैं कि सर्विसेज और एग्रीकल्चर ये दोनों ही यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। तो फिर ग्रोथ आएगी कहाँ से? इसके इंजन्स क्या हैं? सबसे पहले तो है इमेंस हाइड्रो पावर पोटेंशियल, जैसा कि सुबनसिरी प्रोजेक्ट में हम देख रहे हैं। फिर आती है हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर, सेब, कीवी, ऑर्किड्स और हाँ, जीरो म्यूजिक फेस्टिवल जैसे इवेंट्स के साथ बढ़ता हुआ इको टूरिज्म। तो बिल्कुल ये राज्य अपने नेचुरल रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करके भारत की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो ये सारे पहलू जब एक साथ आते हैं ना, तो हम एक बड़े दिलचस्प विरोधाभास, एक पैराडॉक्स की तरफ ले जाते हैं। देखिए, एक तरफ है अरुणाचल की एकदम यूनिक आइडेंटिटी जिसे हर हाल में बचाना है, और दूसरी तरफ है डेवलपमेंट की, विकास की बढ़ती हुई ज़रूरतें। तो अगर हम सब कुछ सम अप करें तो अरुणाचल प्रदेश की इम्पोर्टेंस इन 4 पिलर्स, इन 4 स्तंभों पर टिकी है। पहला, ये एक स्ट्रेटेजिक फ्रंटियर है। दूसरा, एक कल्चरल मोज़ेक। तीसरा, एक बायोडाइवर्सिटी इंजन। और चौथा, एक उभरता हुआ इकोनॉमिक पावर हाउस। और यही बात हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सवाल ये कि ये वाइटल फ्रंटियर, ये अहम सीमांत, डेवलपमेंट और अपनी यूनिक आइडेंटिटी को बचाने के बीच वो बैलेंस कैसे बनाएगा? ये आज अरुणाचल प्रदेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती भी है और शायद सबसे बड़ा अवसर भी।